नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर दिल्ली में बैठक हुई और अब जानकारी सामने आ रही कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। तमाम आला नेताओं ने यहाँ चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसके बाद वो लिस्ट दिल्ली भेज दी गई थी और दिल्ली में जब एनडीए के आला नेता बैठे तो बताया जा रहा है कि फॉर्मूला फाइनल हो गया है, जिसमें जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि आजसू को 9 सीटें, जदयू को 2 सीटें और एलजेपी को 1 सीट दिए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक बीजेपी के किसी नेता ने पुष्टि नहीं की है और ना ही इसको लेकर सूची जारी की है, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी सामने आ रही है कि क्या कुछ फाइनल हो गया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं और मदन है हमारे, उनसे बातचीत करेंगे। राकेश जी, जिस तरह से सूत्रों के जरिए ये जानकारी आ रही है कि 9 सीटों की बातें आ रही हैं कि आजसू को दी जा रही हैं, 2 सीटें जदयू को दी जा रही है और 1 सीट एलजेपी को दिए जाने की बात सामने आ रही है। तरह तरह की अलग अलग खबरें इसको लेकर आ रही हैं। जब तक कि ये सामने नहीं आ जाता कुछ भी बहुत श्योर होके कहना मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले एक बार खबर ये आई थी कि 11 सीटें जो है वो आजसू को दी जा रही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि ये इस बार जो है ये एनडीए एक फोल्डर के तहत लड़ेगा, इसकी पूरी संभावना है। और जो गलती 2019 में हुई है वो गलती करने के लिए बीजेपी आजसू में से कोई भी तैयार दिख नहीं रहा है। तो अब जो सीटों का बंटवारा होगा, नेचुरली जब सीट शेयरिंग पे बातचीत होती है तो सभी के अपने दावे होते हैं। कहने वाले कहते हैं कि आजसू ने पहले 16 सीट की डिमांड की थी, अब वो कहाँ आकर रुकती है ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ बीजेपी खुद कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है ये भी महत्वपूर्ण होगा, और जेडीयू की डिमांड कितनी है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या जेडीयू बार्गेन करने की स्थिति में है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि केंद्र सरकार में जेडीयू जो है वो एक प्रमुख सहभागी है और उसके समर्थन से सरकार केंद्र में चल रही है बीजेपी की। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये बताना होगा। देखिए, कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर कि जेडीयू का भी दावा है आजसू के साथ साथ। हालांकि एक खबर जो ये आ रही है वो ये आ रही है कि शायद सरयू राय जो है वो मान गए हैं और वो जमशेदपुर पश्चिम से लड़ेंगे, तो जेडीयू की 1 सीट तो वहाँ कंफर्म है। इसके अलावा राजा पीटर जो है वो जेडीयू में शामिल हुए हैं, तो वो ऐसे तो हुए नहीं होंगे, कोई ना कोई बात ज़रूर हुई होगी। तो एक तमाड़ की सीट भी मुझे लगता है कि जेडीयू को जा सकती है, तो ये 2 सीट जेडीयू के पास जा सकती है। हालांकि जेडीयू छतरपुर सीट जो है वो मांग रहा है, क्योंकि वहाँ से सुधा चौधरी पूर्व में जेडीयू के टिकट पर विधायक रह चुकी हैं, तो इसलिए उसकी जो डिमांड है वो छतरपुर सीट को लेकर भी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो मांडू सीट है, चूँकि वो खीरू महतो की ट्रेडिशनल सीट रही है, वहाँ से वो चुनाव लड़ते रहे हैं, 2005 में चुनाव जीतने में कामयाब भी हुए थे, तो वो भी एक सीट जो है अभी डिस्कशन के टेबल पर है। क्या बातचीत होती है, क्या फाइनल होता है, वो देखना दिलचस्प होगा। जहाँ तक एलजेपी की बात है, तो अगर 1 सीट देने की बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद लातेहार की सीट जो है वो एलजेपी को जा सकती है, क्योंकि पिछले दिनों चिराग पासवान का जब दौरा हुआ था तो वहाँ पर जो है उनकी एक सभा भी लगी थी। तो ये हो सकता है कि अगर एलजेपी को सीट जाए तो लातेहार की सीट जो है वो दी जा सकती है। जहाँ तक आजसू की बात है तो कुछ सीटें तो बिल्कुल कंफर्म हैं जो कि उन्हें दी जाएंगी। उसमें सिल्ली, गोमिया और रामगढ़, ये 3 सीटें चूँकि उनकी सिटिंग सीट है तो ये तय है कि आजसू को ये सीटें मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो बरका गांव सीट है, वहां पर जो है आपको वो सीट आजसू को दी जा सकती है। मांडू, जैसा मैंने कहा, ज़्यादा संभावना है कि आजसू को दिया जाएगा, लेकिन अभी ये हो सकता है कि जेडीयू से इस पर बातचीत चल रही हो। इसके अलावा डुमरी की सीट है जहां से जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे और जगन्नाथ महतो के परिवार के कोई सदस्य यहाँ
यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता है इन दोनों का सामना करने के लिए आजसू का उम्मीदवार जो है वो डुमरी से होगा। चंदन क्यारी सीट को लेकर भी बातचीत जरूर चली होगी उमाकांत रजक को लेकर, लेकिन वो सीट चूंकि अमर कुमार बावरी की है और अगर वो चंदन क्यारी से लड़ने के लिए ही सोचते हैं तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी चंदन क्यारी की सीट जो है वो आजसू को नहीं देगी। अब अगर अमर कुमार बावरी चंदन क्यारी छोड़कर अगर किसी और एससी आरक्षित सीट से लड़ना चाहें तब वो ऐसी परिस्थिति में चंदन क्यारी की सीट आजसू को दी जा सकती है, नहीं तो ज्यादा उम्मीद है कि चंदन क्यारी से बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी। ईचागढ़ एक सीट है जिस पर के बातचीत की जा सकती है क्योंकि वहां पर जो है आजसू का प्रदर्शन पिछले चुनाव में बेहतर रहा था और बीजेपी वहां पर दोनों के बीच में बहुत कम मार्जिन था और इन सब के बीच अरविंद कुमार सिंह ने लोकसभा चुनाव के पहले जो है बीजेपी ज्वाइन की थी और लोकसभा चुनाव में जब संजय सेठ उम्मीदवार थे तो उन्होंने बीजेपी की तरफ से खूब चुनाव प्रचार भी किया था। तो क्या इसका इनाम उन्हें मिलता है या फिर जो है ईचागढ़ सीट जो है वो आजसू को जाती है? क्योंकि अगर आप इस सीट पर देखते हैं ईचागढ़ की अगर हम बात करें तो वहां पर जो है वो प्रदर्शन आजसू का ज्यादा बेहतर रहा था। तो इस परिस्थिति में ये हो सकता है कि ईचागढ़ सीट जो है वो आजसू को चला जाए। इसके अलावा आप देखें तो जुगसलाई की एक सीट है, हालांकि यहाँ जब अलग अलग दोनों चुनाव लड़े थे तो बीजेपी को ज्यादा वोट आए थे जुगसलाई में 31.3% और आजसू को 22%, लेकिन आजसू के रामचंद्र सहिस यहाँ पर उम्मीदवार हो सकते हैं, ये सुनने में आ रहा है। इसके अलावा लोहरदगा की सीट है, लोहरदगा पर भी बीजेपी 2019 में दूसरे पर और आजसू तीसरे पर छूटा था, लेकिन मुझे लगता है कि लोहरदगा की सीट भी आजसू को दी जा सकती है। और एक पाकुड़ की सीट है, अगर पाकुड़ की बात करें तो वहां बीजेपी दूसरी पोजीशन पर और जो आजसू है वो तीसरी पोजीशन पर रहा था, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि पाकुड़ की सीट जो है वो आजसू को दी जा सकती है। तो जो मुझे कंफर्म सीट दिखती है वो है सिल्ली, गोमिया, रामगढ़, डुमरी, बरकागांव, जुगसलाई और लोहरदगा और पाकुड़, ये सीटें 8 सीटें मुझे कंफर्म दिखती हैं। इसके अलावा मांडू, ईचागढ़, बाघमारा, टुंडी और चंदन क्यारी जो है उस पर जो है आप कहते हैं कि डिस्कशन चर्चा चल रही होगी और मुझे लगता है कि उस पर कोई ना कोई निर्णय ले लिया गया होगा, क्योंकि यह संभावना है कि अब 1-2 दिनों के अंदर जो है सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है वो सामने आ जाएगा, जाहिर कर दिया जाएगा। बिल्कुल मदन, जिस तरह से बातें सामने आ रही थी कहीं न कहीं पेच फंस रहा था जदयू को लेकर कि पूर्वी या पश्चिमी जमशेदपुर को लेकर, तो अब जो जानकारी सामने आ रही है कि पश्चिमी पर सरयू राय भी तैयार है और बीजेपी पश्चिमी सीट पर सरयू राय को यानी जेडीयू को देना चाहती है और पूर्वी में बीजेपी अपना कोई उम्मीदवार उतारना चाहती है और अब लगभग सरयू राय ने इस पर सहमति दे दी है। तो तमाड़ और पश्चिमी जमशेदपुर जेडीयू को जाने के आसार हैं। एलजेपी कौन सी सीट पे जाएगी ये अभी कंफर्म नहीं है और आजसू 9 या 11 इस पे जिच चल रही थी, लेकिन मदन जो जानकारी सामने आ रही है आपको भी पता होगा कि लगभग 9 सीटों की सूची आ रही है जो आजसू को दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो यह है कि एनडीए फोल्डर जो है एकजुट होकर इस बार चुनाव के मैदान में उतरने जा रही है और इसमें 3 दलों की घोषणा जो है पहले ही नामों की जो झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हैं हेमंता विश्व शर्मा उन्होंने कर दी है, जिसमें कि जेडीयू, बीजेपी और आजसू ये एनडीए फोल्डर में शामिल हो चुका है। अब एलजेपी पर बातचीत केंद्रीय नेताओं के भरोसे छोड़ा गया था कि केंद्रीय नेता जो है जो डिसीजन लेंगे उसमें निर्णय लिया जाएगा कि एलजेपी भी एनडीए फोल्डर में झारखंड में शामिल होता है या नहीं। लेकिन जो केंद्र की परिस्थितियां बनी, जिस तरह से एलजेपी एनडीए में शामिल है, जेडीयू शामिल है और दोनों दल ने अपनी पूरी ताकत ठीक चुनाव से पहले झारखंड में लगाया, ऐसे में अपनी हिस्सेदारी और दावेदारी जो है वो एलजेपी भी हासिल करना चाहती है। और इसमें सर्वप्रथम ये है कि जो एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र प्रधान, वो धनबाद से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हम धनबाद से अकेले भी चुनाव लड़ेंगे। अगर गठबंधन में हमें मौका नहीं मिलता है, सीट नहीं मिलता है, तो एलजेपी अकेले भी झारखंड में तैयारी कर रही है और वो चुनावी मैदान में होगी। तो हमें ये लगता है कि क्या एलजेपी का प्रेशर, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को ही अगर चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाए तो फिर गठबंधन में शामिल होने में जो थोड़ी सी ऐतराज हो सकती है। लेकिन अब आगे क्या डिसीजन होगा ये आने वाला वक्त बताएगा।
लेकिन उसके बाद जेडीयू की अगर हम बात करते हैं तो जेडीयू 2 सीट अभी कंफर्म है, तमार और एक तरह से कहें तो पश्चिमी जमशेदपुर। सरयू राय ने भी इसके संकेत दिए हैं कि अभी गठबंधन के नेता उन्हें जो निर्देश देंगे वो करने को तैयार है, लेकिन फोर्स जो है अभी फिलहाल पश्चिमी के लिए दिया जा रहा है। और देखिए, बन्ना गुप्ता जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं और पश्चिमी से ही विधायक हैं, कांग्रेस से विधायक हैं, वो इस बीच एक प्रेस वार्ता करते हैं। हालांकि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच में, उसी क्रम में उन्होंने कहा कि अब ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनको पश्चिमी भेजा जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए और वो मैदान में आना चाहते हैं, इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है। तो एक तरह से चुनावी माहौल बनने से पहले ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शामिल हुआ था, लेकिन इसी में ये बातें सामने आई कि सरयू राय पश्चिमी से चुनावी मैदान में आ सकते हैं। तो अब ये है कि पूर्वी से बीजेपी को भी लग रहा है कि बीजेपी उसे आसानी से उस सीट को हासिल कर सकती है, इसलिए सरयू राय जी को पश्चिमी की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी में एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सरयू राय शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में अब जेडीयू और कहें तो आजसू एक साथ एनडीए फोल्डर में शामिल है, लेकिन सीटों की संख्या जो है फिलहाल अभी सामने नहीं आए हैं। जो उम्मीद जताई जा रही है इसमें 2 सीटें जो है जेडीयू को मिल सकती है, 9 सीटें जो है लगभग तय मानी जा रही है कि आजसू को मिल जाएगा, लेकिन और 2-3 सीटों पर दावेदारी आजसू कर रही है। तो अब इसी पर मामला जो है अभी फिलहाल चर्चा में है, विचार में है। दिल्ली में नेता मौजूद हैं और वो आखिरी फैसला जो है 1-2 दिनों के भीतर ले सकते हैं। तो लेकिन दोनों दलों की कोशिश ये है कि इस बार किसी भी तरह से सत्ता में काबिज हुआ जाए। इसके लिए जो भी तरह से एक सीट अगर बीजेपी को ही छोड़ना पड़े, एक सीट अगर आजसू को छोड़ना पड़े, तो वो छोड़ने को तैयार हो जाएंगे और मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के खिलाफ एनडीए मैदान में उतरे, ये पुरजोर कोशिश की जा रही है। बिल्कुल मदन, यानी कहा जा सकता है देखिए कि नई सीटों की अगर बात की जाए तो एक उसमें से मांडू जो आजसू को जा रही है और एक डुमरी सीट आजसू को जा रही है, पाकुड़ भी आजसू को जा रही है और लोहरदगा तो पहले भी आजसू लड़ ही चुका है। और इसके साथ और 1-2 सीटों पर लगता है कि आजसू की मांग थी कि उन्हें दिया जाए, लेकिन अब लग रहा है कि चूंकि जेडीयू और एलजेपी का हवाला देते हुए आजसू कि 1-2 सीटें कम की जा रही हैं और इसीलिए 9 सीटों पर मामला आके अटक रहा है। देखिए, अगर सुदेश महतो 1 से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ते हैं और कई जगह से ये खबरें भी आ रही हैं, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, कि हो सकता है वो टुंडी से भी चुनाव लड़ें सिल्ली के अलावा। तो अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि टुंडी की सीट जो है वो आजसू को दी जा सकती है। फिलहाल ऐसी जानकारी जो है वो चर्चा में ही है सिर्फ, लेकिन जो आजसू के विश्वस्त सूत्रों से हमने जानकारी हासिल की है, ऐसे में कंफ्यूजन की स्थिति बनती हुई दिख रही है। आजसू के नेताओं का कहना है कि हमारा कंसंट्रेशन सिल्ली पर ही है, अगर हम 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं तो न हम घर के होंगे न घाट के होंगे, दोनों तरफ के लोगों का विश्वास जो है एक अधर में रहेगा। तो ऐसे में सुदेश महतो की कोशिश अपने मैदान से ही लड़ने की है और आने वाला वक्त क्या होगा ये अभी हम कंफर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बात जरूर है कि आजसू की तरफ से ये कहा गया है कि फिलहाल सुदेश महतो सिल्ली से ही चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, तो देखिए अभी जब तक एक तरह से कहा जा सकता है कि घोषणा नहीं हो जाती है और ये कहा जा रहा है कि विजयादशमी के दिन सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा की जा सकती है और हो सकता है बीजेपी अपने कुछ उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा कर दे। मदन, बिल्कुल तैयारी 8 तारीख को जो दिल्ली में बैठक हुई है उससे ये माना जा रहा है कि कभी भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बाद दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, उसमें विस्तार से चर्चा होता है और फिर एक तरह से कहे तो बीजेपी के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में मौजूद होने के बावजूद उन्होंने पूरी तरह से अपनी तैयारियों से अपने केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है कि किस तरह से हम चुनाव के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में लोकसभा के तर्ज पर झारखंड में विधानसभा के चुनाव को लेकर के भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पहले हो सकती है, ऐसी संभावना है। तो अब देखना होगा कि आखिर बीजेपी की तरफ से कितना जल्द
सूची जारी होती है। बिल्कुल। और अगर प्रत्याशियों के नामों की बात की जाए तो देखिए आजसू की तो स्पष्ट है कि जो सिटिंग विधायक हैं, चाहे वो सुदेश महतो हो, चाहे वो लंबोदर महतो हो, या फिर रामगढ़ की विधायक सुनीता चौधरी हो, ये 3 नाम तय हैं। इसके अलावा ईचागढ़ से हरेलाल महतो, जुगसलाई से रामचंद्र सहिस और बड़का गांव से जो रोशन लाल चौधरी लड़ते आए हैं। इसके अलावा मांडू से तिवारी महतो का नाम सामने आ रहा है मदन, और कहा जा सकता है कि डुमरी से और पाकुड़ और लोहरदगा से, डुमरी से एक प्रत्याशी उनकी लड़ चुकी हैं मदन, आपको नाम बेहतर पता होगा जी। तो पाकुड़ में भी आजसू के एक प्रत्याशी हैं और लोहरदगा में हो सकता है कमल किशोर भगत की जो पत्नी है नीरू शांति भगत, उन्हें फिर से टिकट दिया जा सकता है, या देवशरण भगत भी दावेदार हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए आजसू के पुराने चेहरे ज़्यादा होंगे। कोशिश ये है कि पार्टी जो नेताओं ने अपनी मेहनत ज़मीन पर की है उन्हें ही मौका दिया जाए, और लगातार जो विधायक रहे हैं, चाहे वो सुदेश महतो की बात हो या फिर जो जुगसलाई से रामचंद्र सहिस हैं, वो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को फिर से मौका देने की कोशिश करेगी आजसू। साथ ही जो इस बार सुनीता चौधरी जीती हैं रामगढ़ से, उन्हें फिर से एक बार मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि चंद्र प्रकाश चौधरी जो है वो गिरिडीह से फिर से एक बार सांसद चुने गए हैं। तो ये तय माना जा रहा है कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से फिर से एक बार सुनीता चौधरी प्रतिनिधि के तौर पर सामने आएंगी, उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगी। और अगर आप बात करें मांडू की, तो मांडू में तिवारी महतो आजसू के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है पहले से कि बीजेपी के जो विधायक थे जयप्रकाश पटेल, वो जब कांग्रेस में चले गए तो वो मैदान खाली रहा, और उस मैदान में तिवारी महतो जो है पहले से ही आजसू के उम्मीदवार के तौर पर 2019 की अगर हम बात करें तो चुनाव के मैदान में वो उतरे थे। हालांकि सफलता जो है उन्हें हासिल नहीं हुई थी, लेकिन एक कड़ा मुकाबला जो है दोनों के बीच में हुआ था। तो ऐसे में फिर से आजसू तिवारी महतो पर भरोसा जताएगी। बड़का गांव से रोशन लाल चौधरी को माना जा रहा है कि फिर से एक बार उम्मीदवार बनाएगी आजसू, अगर आजसू के खाते में वो सीट जाती है तब। तो फिलहाल ये तय है कि झारखंड में एनडीए फोल्डर जो है मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, किसी भी तरह से कोई भी कमी या कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि इस बार सत्ता जो है उनके हाथ से जाए। राकेश जी, ये बीजेपी की तरफ से हर एक सीट पर 3-3 नाम यहाँ प्रदेश से भेजे गए हैं दिल्ली आलाकमान को, और अब दिल्ली आलाकमान को तय करना है। लेकिन सबकी उत्सुकता इस बात को लेकर है कि कुछ विधायकों को लेकर ये चर्चा थी कि उनके टिकट काटे जाएंगे। इस पर अब क्या कुछ स्टैंड आया है, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। कुछ कंपल्सन है, जैसे हजारीबाग से मनीष जायसवाल अब सांसद बन चुके हैं, तो वहाँ पर जो है नेचुरली आपको एक अलग कैंडिडेट जो है वो लेकर आना पड़ेगा। इसी तरह से ढुल्लू महतो जो कि बाघमारा से विधायक थे, अब धनबाद से सांसद हैं, तो वहाँ पर भी आपको एक नया एमएलए प्रत्याशी जो है वो बीजेपी को लेकर आना पड़ेगा। सिंदरी विधायक की तबीयत जो है वो अच्छी नहीं है, और वो पिछले कई सालों से जो है अभी अस्पताल में ही हैं, तो ये भी तय है कि शायद वो भी चुनाव जो है नहीं लड़ पाएंगे। अब ऐसे में उनकी जगह सुनने में ये आ रहा है कि जो उनकी पत्नी हैं उनको टिकट जो है वो दिया जा सकता है। तो ये कुछ बदलाव जो कंपल्सिव बदलाव हैं वो देखने को मिल सकते हैं, ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे। चूँकि देखिए, हालांकि हरियाणा में बीजेपी को इसका फ़ायदा हुआ है सिटिंग एमएलएस के टिकट काटने का, लेकिन वहाँ पर जो स्थिति थी यहाँ से अलग थी, क्योंकि वहाँ जो है बीजेपी सरकार में थी, तो एक जो और लगातार 2 बार से सत्ता में। जी हाँ, तो इस वजह से भी टिकट काटने पड़े। लेकिन अगर आप 2019 में स्थिति देखें झारखंड में, तो 13 विधायकों के टिकट जो है बीजेपी ने काटे थे, उसमें से 9 सीट बीजेपी को गंवानी पड़ी थी, सिर्फ 4 सीट ही बीजेपी रिटेन कर पाई थी। तो इसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये अतिरिक्त जोखिम इस वक्त उठाया जाएगा। जैसे पिछली बार बोरियो से जो है ताला मरांडी का टिकट कटा था, सूर्य नारायण हांसदा को दिया गया,
तो वहां से लोबिन हेम्ब्रम चुनाव जीत गए थे। सिमरिया से गणेश गंझू का टिकट कटा था और किशुन दास को मिला था, लेकिन वो चुनाव जीतने में सफल रहे थे। चतरा में जयप्रकाश सिंह भोक्ता का टिकट कटा था और वहां पर जो है बीजेपी को हार झेलनी पड़ी और वहां पर सत्यानंद भोक्ता जो है वो सफल रहे। सिंदरी में फूलचंद मंडल का टिकट कटा था, लेकिन इंद्रजीत महथा वहां से जीतने में सफल रहे। झरिया में संजीव सिंह को टिकट नहीं मिल पाया था, हालांकि परिस्थितियां उस तरह की निर्मित हुई थी, लेकिन रागिनी सिंह चुनाव हार गई। इसके अलावा आप सिमडेगा से विमला प्रधान का टिकट कटा था, लेकिन श्रद्धानंद बेसरा एक नज़दीकी मुकाबले में चुनाव हार गए। छतरपुर से राधा कृष्ण किशोर का टिकट काटा गया था, लेकिन छतरपुर सीट बीजेपी जीतने में सफल रही। गुमला में शिवशंकर उरांव का टिकट कटा था और मिशिर कुजूर हार गए थे भुजन तिर्की से। और जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय चुनाव नहीं लड़े थे और वो सीट भी बीजेपी को गंवानी पड़ी थी। मनिका में हरे कृष्णा सिंह का टिकट कटा था, रघुपाल सिंह को दिया गया, लेकिन वो रामचंद्र सिंह से हार गए। घाटशिला में लक्ष्मण टुडू, उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, दुर्घटना हुई थी, तो वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे, लेकिन वो सीट भी बीजेपी को खोनी पड़ी थी, वो सीट भी बीजेपी ने गंवा दी थी। और मांडर में जो है गंगोत्री कुजूर का टिकट कटा था, बीजेपी को वहां भी हार का सामना करना पड़ा। और कांके में बीजेपी भले ही जीत गई थी, डॉक्टर जीतू चरण राम की जगह समरेलाल को दिया गया था टिकट और वो जीतने में सफल रहे थे। तो एक्सपीरियंस जो है बीजेपी का वो बहुत अच्छा नहीं है। अगर 13 टिकट काटते हैं और उसमें से 9 का नुकसान हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस बार वो अतिरिक्त जोखिम उठाना चाहेगी। बिल्कुल मदन, कई सीटों को लेकर चर्चा इस बात को लेकर थी कि जैसे रांची सीट को लेकर की सीपी सिंह उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और भी कई प्रत्याशियों को लेकर इस तरह की चर्चा थी, लेकिन लगता है कि बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही होगी कि अगर किसी का टिकट काटा जाता है तो फिर मौका किसे दिया जाएगा, क्योंकि एक एक सीट पर कई दावेदार वाली स्थिति सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रायशुमारी हुई है बीजेपी के द्वारा 81 विधानसभा क्षेत्रों में, जिस तरह से दावेदार सामने आए हैं और एक तरह से कहें तो खुली चुनौती भी है कि अगर हमें टिकट नहीं मिला तो हम निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो ऐसे में पार्टी जो है पहले के परिणाम को भी देख रही है कि अगर हम सिटिंग विधायकों के नाम को हटाते हैं, उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाते हैं, तो परिणाम उनके पक्ष में नहीं आता है। और फिर अगर इतने दावेदार हैं, उनमें से किसी को मिलता है और कहीं को नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार तो एक ही चुना जाएगा, तो ऐसे में जो नाराजगी का दौर बढ़ जाएगा, लोग विरोध के स्वर और बुलंद करने लगेंगे, तो उसे भी रोकने की एक सरल कोशिश जो है इसके माध्यम से हो सकती है कि जो पुराने उम्मीदवार हैं, जो पहले से विधायक हैं, उन्हें ही फिर कंटिन्यू किया जाए। बिल्कुल, और अब आसार लग रहे हैं कि बीजेपी, कहा यह जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ही जानकारी है कि विजयादशमी के दिन बीजेपी की तरफ से सूची की घोषणा की जा सकती है, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कौन सीट कौन लड़ने जा रहा है, और हो सकता है मदन की कुछ उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा कर दी जाए। क्या जानकारी है आपको? बिल्कुल, ये बात पहले से ही तय मानी जा रही है और जो झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हैं बीजेपी के हेमंता बिश्व शर्मा, उन्होंने पहले ही कहा था कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, 8-9 तारीख तक जो है सब कुछ सामने होगा और उसके बाद 10 तक जो है घोषणा भी हो सकते हैं। तो अब 10 तो आज हो चुका है, लेकिन 1-2 दिनों के भीतर ये उम्मीद जताई जा रही है कि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो गई है, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो चुका है, तो बस एक सूची जारी करनी है। और खास करके ये जो गठबंधन को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के जो बातचीत है, वो आखिरी राउंड में है। तो जैसे ही वो निर्णय हो जाए, उसके बाद उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी हो सकती है। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये भी कोशिश किया जा रहा है कि गठबंधन के दल के उम्मीदवार के नाम की भी घोषणा एक साथ की जाए। ये प्रयास जो है पहले की गई है। तो अब इसमें कितना कामयाबी मिल पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गठबंधन के साथ ही उनके तैयार होते हैं जल्द या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी की तरफ से कोशिश है कि 35 से अधिक उम्मीदवारों के नाम जो है पहले फेज में, यानी कि पहले सूची में जारी किया जाए। जो बड़े नेता हैं, जो पूर्व के सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, अगर उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारना है तो पहले उनके नाम घोषित किए जाएंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उनका भी नाम पहले ही सूची में हो सकता है। बिल्कुल राकेश जी, इस बार लगता है कि
गठबंधन के घटक दलों की तरफ से भी यह प्रयास किया जा रहा है कि एकजुटता का मैसेज जाए, संदेश जाए। इसीलिए आजसू हो, बीजेपी हो, जदयू हो, कहीं कोई विरोध में सुर नहीं फूट रहे हैं। या वो दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। और 2019 में जिसका नुकसान जो है बीजेपी को भी उठाना पड़ा, आजसू को अलग लड़ने का उठाना पड़ा। तो आप गलतियों से सबक लेते हैं, और ये हर किसी के साथ होता है कि अगर आप गलतियों से सबक नहीं लेते हैं तो फिर बार बार आपको असफलता जो है उसका स्वाद चखना पड़ता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी या आजसू जो है वो उस तरह की कोई गलती नहीं करेगी, और एक दो सीटों को लेकर जो है कोई इस तरह की जिच ना हो जाए कि उससे आपस में तलखियां बढ़ जाए, तो उसका नुकसान चुनाव में होता है। और इसलिए ये बातें इस बार शुरू से कही जा रही हैं दोनों तरफ से, जबकि डिस्कशन के मेज पर सीटों को लेकर जो है तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इन सब के बीच भी बार बार दोनों तरफ से नेता ये आकर कह रहे हैं कि ये तो तय है कि बीजेपी आजसू मिलकर चुनाव लड़ने जा रहा है। तो इस मामले में किसी तरह की जो कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि इस बार एनडीए एक फोल्डर के तहत ही चुनाव लड़ेगा, और उसकी कोशिश होगी कि चूंकि हाँ अब किसी की सरकार है तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, तो उसका फायदा उठाया जाए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जिताए जाएं। तो इसी योजना के तहत जो एनडीए फोल्डर है वो काम कर रहा है। अब इसका काउंटर किस तरह से इंडिया की तरफ से होता है वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल एनडीए की प्लानिंग बहुत साफ है कि हम एकजुट रहें और लोगों के बीच भी ये संदेश जाए कि सभी एकजुट हैं, मतलब कि दिल मिले हुए हैं। ये संदेश आम जनता के बीच भी जानी चाहिए। तो फिलहाल इस बात का इंतजार किया जाए कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, और सूत्रों के हवाले से यही जानकारी है कि विजयादशमी के दिन बीजेपी इसकी विधिवत घोषणा कर सकती है। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है।